स्वार्थवाद विषयक हमारे आज के नीति शास्त्रीय व्याख्यान का विषय है मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद से संबंधित आज के इस व्याख्यान में हम ये स्पष्ट करेंगे कि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद जो है उसका स्वरूप क्या है, मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के प्रमुख समर्थक कौन कौन हैं, क्या मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर नैतिक स्वार्थवाद की स्थापना की जा सकती है या नहीं, मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के विषय में थॉमस हॉब्स का क्या मत है, क्या मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद नैतिकता के दृष्टिकोण से एक तर्कसंगत सिद्धांत है या नहीं। आज के इस व्याख्यान में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का विवेचन करते हुए साथ ही हम मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद विषयक परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं उन्हें भी स्पष्ट करेंगे। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद जो है स्वार्थवाद का ही एक प्रकार है। हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यान जो स्वार्थवाद से संबंधित था उसमें ये स्पष्ट किया था कि स्वार्थवाद जो है मानवीय कर्मों के उचित या अनुचित होने का निर्णय जो है व्यक्तिगत हित या कल्याण के आधार पर करता है। स्वार्थवाद के मतानुसार वही कर्म शुभ या उचित है जो मनुष्य के व्यक्तिगत हित या कल्याण में सहायक है और वही कर्म अशुभ या अनुचित है जो मनुष्य के व्यक्तिगत हित या कल्याण में बाधक है। स्वार्थवाद के मतानुसार मनुष्य के किसी भी कर्म का शुभत्व या अशुभत्व का निर्धारण मनुष्य के व्यक्तिगत हित या कल्याण के आधार पर किया जा सकता है। जो कर्म मानवीय व्यक्तिगत हित या कल्याण में सहायक है वह शुभ और जो इसमें बाधक है वह अशुभ या अनुचित है। स्वार्थवाद के जो है दो प्रमुख प्रकार हैं, एक नैतिक स्वार्थवाद और दूसरा मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद। स्वार्थवाद के ये जो विभाजन किए गए हैं इनमें से जो प्रथम है उसका जो आधार है वह मानवीय कर्तव्य हैं। नैतिक स्वार्थवाद के मतानुसार मनुष्य के किसी भी कर्तव्य या मनुष्य के लिए वही कर्म करणीय है जिसमें उसका व्यक्तिगत हित या कल्याण अंतर्निहित हो, अर्थात मनुष्य को वही कर्म करना चाहिए जिसमें उसका व्यक्तिगत हित या कल्याण अंतर्निहित है। मनुष्य के व्यक्तिगत हित या कल्याण में सहायक प्रत्येक कर्म शुभ और इसमें बाधक जो है वह प्रत्येक कर्म अशुभ है। इस प्रकार नैतिक स्वार्थवाद जो है कर्तव्यों के आधार पर स्वार्थवाद की व्याख्या करता है, जबकि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद जो है मानवीय स्वभाव के आधार पर स्वार्थवाद का समर्थन करता है। जो दार्शनिक मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के प्रमुख समर्थक हुए हैं वे मानवीय स्वभाव के आधार पर इस स्वार्थवाद की व्याख्या करते हैं। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के समर्थकों के मतानुसार मनुष्य जो है पूर्णतः स्वार्थी और आत्म प्रेमी प्राणी है। मनुष्य जो है उसकी कामना सदैव अपना हित या कल्याण होता है। मनुष्य वही कर्म करता है जिसमें उसका व्यक्तिगत हित या कल्याण अंतर्निहित है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के मतानुसार मनुष्य की प्रत्येक इच्छा या जो कर्म जो है वह सदैव व्यक्तिगत हित या कल्याण से प्रेरित हुआ करती है। मनुष्य दूसरों के हित या कल्याण के लिए भी तभी प्रवृत्त होता है जब उसमें उसका व्यक्तिगत हित या कल्याण अंतर्निहित हो। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के मतानुसार मनुष्य विशुद्ध परोपकार की भावना से प्रेरित होकर कोई कर्म नहीं करता। मनुष्य किसी भी कर्म में तभी प्रवृत्त होता है जब उसमें उसका कोई ना कोई व्यक्तिगत हित या कल्याण अंतर्निहित हो। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद जो है मानवीय स्वभाव के आधार पर मनुष्य के कर्मों की व्याख्या करते हुए ये स्पष्ट करता है कि प्रत्येक मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी और आत्म प्रेमी होने के कारण किसी भी कर्म में तभी प्रवृत्त होता है जब उस कर्म में उसका कोई ना कोई व्यक्तिगत हित या कल्याण अंतर्निहित हो। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद की इस व्याख्या के आधार पर ही इसके जो प्रमुख समर्थक हुए हैं हॉब्स और सिल्क, ये दोनों जो हैं मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर ही नैतिक स्वार्थवाद का समर्थन
करते हैं। हॉब्स और सिल्क का मत है कि जब मनुष्य पूर्णतः स्वार्थी और आत्म प्रेमी प्राणी है तो मनुष्य के कर्तव्यों का निर्धारण करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव को दृष्टिगत रखकर ही उसके कर्तव्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। मनुष्य स्वार्थी होने के कारण उसी कर्तव्य में या कर्म में प्रवृत्त होगा जिसमें उसका व्यक्तिगत हित या कल्याण अंतर्निहित है। क्योंकि जब मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है तो मनुष्य को जो है उसकी इस प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होने की उसकी इच्छा को अनुचित भी नहीं कहा जा सकता। अतः जब भी मनुष्य के किसी कर्तव्य का निर्धारण किया जाए तो मानवीय स्वभाव को दृष्टिगत रखते हुए सदैव मनुष्य को उसी कर्म के लिए प्रवृत्त किया जा सकता है जिसमें उसका व्यक्तिगत हित या कल्याण अंतर्निहित है। मनुष्य के लिए वह कर्म कर्तव्य नहीं है जिसमें उसका कोई व्यक्तिगत हित या कल्याण अंतर्निहित नहीं है। इस प्रकार जो मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के समर्थक हुए हैं, मॉरिटस सिल्क्स और थॉमस हॉब्स, ये दोनों जो हैं मानवीय स्वभाव अर्थात मनोवैज्ञानिक स्वभाव स्वार्थवाद के आधार पर नैतिक स्वार्थवाद का समर्थन करते हैं। किंतु हॉब्स और सिल्क ने मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर जो नैतिक स्वार्थवाद का जो समर्थन किया है वह तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि कुछ दार्शनिक और विचारक जो हैं मॉरिटस सिल्क और थॉमस हॉब्स के इस मत से सहमत नहीं हैं कि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर नैतिक स्वार्थवाद की स्थापना की जा सकती है। इन विचारकों का मत है कि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद जो है मानवीय स्वभाव की व्याख्या जो है मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर करता है। अर्थात मनुष्य क्या चाहता है, मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद इसकी व्याख्या करता है, जबकि नैतिक स्वार्थवाद इसकी व्याख्या करता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। इन विचारकों का मत है कि मानवीय स्वभाव की व्याख्या मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किसी नैतिक निष्कर्ष का निगमन नहीं किया जा सकता। अर्थात इन दार्शनिकों एवं विचारकों का यह मत है कि मानवीय स्वभाव की व्याख्या करते हुए मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किसी नैतिक निष्कर्ष का निगमन नहीं किया जा सकता। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर नैतिक स्वार्थवाद की स्थापना करने के प्रयास की यह भी आलोचना की जाती है कि जब मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह उसी कर्म की ओर प्रवृत्त होता है जिसमें उसका व्यक्तिगत हित या कल्याण अंतर्निहित है, तो मनुष्य को ये कहना या उसे ये कहना कि उसका कर्तव्य यह है कि उसे उस कर्म की ओर प्रवृत्त होना चाहिए जिसमें उसका व्यक्तिगत हित या कल्याण निहित है, निरर्थक है। क्योंकि जब मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वह सदैव अपने व्यक्तिगत हित या कल्याण को दृष्टिगत रखकर ही किसी कर्म में प्रवृत्त होता है, तो उसे यह कहना निरर्थक है कि उसे ऐसा करना चाहिए जिसमें उसका व्यक्तिगत हित या कल्याण निहित हो। अतः मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर नैतिक स्वार्थवाद की स्थापना नहीं की जा सकती। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि कोई विचारक या कोई भी व्यक्ति मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का समर्थक होते हुए भी सुखवादी हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद मात्र यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसमें वह अपने व्यक्तिगत हित या कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए ही प्रवृत्त होता है। हो सकता है कि किसी मनुष्य को अपना व्यक्तिगत हित या कल्याण जो है सद्गुणों से परिपूर्ण जीवन, ज्ञान से युक्त होकर जीवन व्यतीत करने में हो। अतः कोई मनुष्य जो है मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का समर्थन करते हुए भी सुखवाद की उपेक्षा करके सद्गुणों से परिपूर्ण जीवन की ओर उन्मुख हो सकता है। यद्यपि जितने भी मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के समर्थक हुए हैं वे सुखवाद के समर्थक रहे हैं। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के जो प्रमुख समर्थक हुए हैं वे थॉमस हॉब्स हुए हैं, और थॉमस हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना लेवियाथन में मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर मनुष्य के समस्त कर्मों की व्याख्या की है। थॉमस हॉब्स ने जब लेवियाथन नामक ग्रंथ की रचना की तब तत्कालीन इंग्लैंड में गृह युद्ध की स्थिति थी,
अर्थात इंग्लैंड में जो है सामाजिक शांति और राजनीतिक व्यवस्था जो है पूर्णतः भंग हो चुकी थी। सामाजिक अव्यवस्था एवं राजनीतिक अशांति के कारण जो है तत्कालीन इंग्लैंड में मनुष्यों में परस्पर निरंतर संघर्ष और तनावपूर्ण स्थिति थी। प्रत्येक मनुष्य जो है अपने व्यक्तिगत हित और कल्याण के लिए ही सदैव तत्पर रहता था। वह दूसरों के हितों और सुखों की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए सदैव अपने हित या कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहता था। हॉब्स जब लेवियाथन ग्रंथ की रचना कर रहे थे तो इंग्लैंड की तत्कालीन स्थिति ने हॉब्स को अत्यधिक प्रभावित किया और उसी के आधार पर उन्होंने मानवीय स्वभाव की व्याख्या करते हुए ये स्पष्ट किया कि जो मनुष्य जो है पूर्णतः स्वार्थी और आत्म केंद्रित प्राणी है, वह सदैव उन्हीं कर्म में या उन्हीं कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है जिसमें उसका व्यक्तिगत हित या कल्याण निहित हो। मनुष्य जो है सदैव दूसरों के हितों की पूर्णतः उपेक्षा कर सदैव अपने हित या कल्याण के लिए प्रवृत्त रहता है। मनुष्य की ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह सदैव अपने स्वार्थ और हित को दृष्टिगत रखते हुए ही समस्त कर्मों की ओर उन्मुख होता है। इसके लिए वह दूसरों के हितों और कल्याण की पूर्णतः उपेक्षा करता है। हॉब्स के मतानुसार मनुष्य की समस्त इच्छाएं और कर्म जो हैं वे व्यक्तिगत हित या कल्याण से प्रेरित हुआ करती हैं। हॉब्स के मतानुसार अपने आप में कुछ भी शुभ या अशुभ नहीं है। किसी भी कर्म या वस्तु के शुभत्व का निर्धारण मानवीय इच्छाओं की पूर्ति के आधार पर ही किया जा सकता है। वही कर्म शुभ है जो मनुष्य की किसी न किसी इच्छा की पूर्ति करता है, और वही कर्म जो है अशुभ या अनुचित है जो मनुष्य की किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करता। इस प्रकार हॉब्स के मतानुसार किसी भी वस्तु या कर्म के शुभत्व का निर्धारण जो है मानवीय इच्छाएं, देश, काल, परिस्थितियां होती हैं, और मानवीय इच्छाएं, देश, काल और परिस्थितियां जो है निरंतर परिवर्तनशील होती हैं। अतः हॉब्स इसी कारण कहते हैं कि अपने आप में कुछ भी शुभ और अशुभ नहीं है। किसी भी वस्तु या कर्म के शुभत्व का निर्धारण जो है मनुष्य की इच्छाएं, व्यक्तिगत इच्छाएं हैं। इस प्रकार हॉब्स जो है व्यक्तिनिष्ठवाद का समर्थन करते हैं। साथ ही जो है किसी भी वस्तु या कर्म का शुभत्व जो है देश, काल, परिस्थिति के सापेक्ष होता है। इस प्रकार हॉब्स जो है व्यक्तिनिष्ठवाद और सापेक्षवाद का मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर समर्थन करते हैं। हॉब्स ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य जो है पूर्णतः स्वार्थी और आत्मप्रेमी प्राणी है। उसके प्रत्येक कर्म की जो प्रवृत्ति होती है वह व्यक्तिगत हित या स्वार्थ से प्रेरित हुआ करती है। हॉब्स ने इस मनुष्य के स्वार्थमय स्वभाव की व्याख्या एक उपमा के माध्यम से की है। हॉब्स कहते हैं कि जिस प्रकार किसी पत्थर को ऊपर उछाला जाए तो वह पत्थर जो है स्वाभाविक रूप से नीचे पृथ्वी की ओर ही आता है। हम ये नहीं कहते कि वह पत्थर ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि किसी भी पत्थर को या किसी भी वस्तु को ऊपर उछाला जाए तो वह स्वभावतः पृथ्वी की ओर ही आती है। उसी प्रकार मनुष्य के प्रत्येक कर्म जो है उसका मुख्य आधार उसका व्यक्तिगत हित या कल्याण होता है। मनुष्य की प्रत्येक इच्छा या कर्म जो उसके व्यक्तिगत हित या कल्याण में सहायक है, हॉब्स के मतानुसार वह शुभ है, और जो इसमें बाधक है वह अशुभ या अनुचित है। यहाँ एक ये विचारणीय प्रश्न है कि जब हॉब्स ये स्वीकार करते हैं कि मनुष्य जो है पूर्णतः स्वार्थी और आत्मप्रेमी प्राणी है, तो प्रश्न है कि मनुष्य सामाजिक व्यवस्था में क्यों विश्वास करता है। अर्थात मनुष्य सामाजिक नियमों और राज्य के कानूनों का पालन क्यों करता है, जो सामान्यतः मनुष्य की अबाध इच्छाओं की पूर्ति में बाधक है और जो मनुष्य के स्वार्थ पूर्ति में भी कभी कभी बाधक होते हैं। हॉब्स ने इस प्रश्न का समाधान भी मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर किया है। हॉब्स के मतानुसार जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं, राज्य और कानून हैं, ये सब जो हैं स्वार्थ केंद्रित ही हैं। इनका निर्माण भी मनुष्य की स्वार्थ पूर्ति के लिए ही हुआ है। हॉब्स के मतानुसार जब सामाजिक व्यवस्था नहीं थी और इस व्यवस्था से पूर्व जो प्राकृतिक अवस्था थी, इस अवस्था में प्रत्येक मनुष्य जो है अपने हित और कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए ही
किसी भी कर्म में प्रवृत्त हुआ करता था और प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य अपने अधिक से अधिक हितों और अपने सुखों की पूर्ति करना था। मनुष्य प्राय दूसरों के सुख और हितों की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए सदैव अपने ही सुखों और इच्छाओं की पूर्ति में तत्पर रहता था। इस कारण जो है, जब कोई व्यवस्था नहीं थी तो प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जो संघर्ष कर रहा था, उसे हॉब्स ने प्रत्येक मनुष्य के विरुद्ध प्रत्येक मनुष्य के संघर्ष की संज्ञा दी है। और इस संघर्षपूर्ण और स्थिति में जब मनुष्य अपने सुखों या इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था, तब मनुष्य के लिए अपने सुखों की पूर्ति करना धीरे धीरे जो है अत्यंत कठिन होने लगा और मनुष्य का जीवन जो है अत्यंत संघर्षमय होने लगा और मनुष्य के लिए अपने जीवन को सुरक्षित बनाए रखना भी अत्यंत कठिन हो गया है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य के लिए जब अपने जीवन को सुरक्षित रखना ही अत्यंत कठिन हो गया, तो मनुष्य को अपने जीवन की सुरक्षा और अपने सुखों की सुरक्षा के लिए यह प्रतीत हुआ कि वह अपने समस्त अधिकार किसी राजा या किसी व्यक्तियों के समूह या संस्था को प्रदान कर दे, जो उसे उसके जीवन की सुरक्षा का आश्वासन प्रदान करे, जिसमें वह शांतिपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करते हुए अपने जीवन को सुरक्षित बनाए रख सके। इस प्रकार हॉब्स के मतानुसार अपने जीवन की सुरक्षा और अपने सुखों को दृष्टिगत रखते हुए ही मनुष्य ने इस संघर्षपूर्ण तनावपूर्ण प्राकृतिक अवस्था से मुक्ति पाने के लिए एक समझौता किया, जिसे हॉब्स सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहते हैं। हॉब्स के मतानुसार सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार सभी मनुष्यों ने अपने समस्त प्राकृतिक अधिकार किसी सर्वाधिक शक्ति संपन्न राजा या संस्था को प्रदान कर दिए, जो उन्हें जीवन की सुरक्षा प्रदान करे, साथ ही जो है वह मनुष्य की जो है शांतिपूर्वक और व्यवस्थित जीवन में सहायक हो। इस प्रकार हॉब्स के मतानुसार समाज, राज्य, सरकार आदि जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का उदय जो है वह भी मनुष्य की स्वार्थ पूर्ति के लिए ही हुआ है। इस प्रकार हॉब्स जो है उनके मतानुसार मनुष्य पूर्णतः स्वार्थी और आत्मप्रेमी प्राणी है। मनुष्य के प्रत्येक कर्म और इच्छा जो है उसका उद्देश्य व्यक्तिगत हित या स्वार्थ सुख ही है। मनुष्य अपने व्यक्तिगत हित या सुख से प्रेरित होकर ही किसी कर्म में प्रवृत्त होता है। जो कर्म और इच्छाएं मनुष्य के व्यक्तिगत हित या स्वार्थ में सहायक हैं वे शुभ हैं, और जो इसमें बाधक हैं वे अशुभ हैं। जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं या समाज, राज्य और सरकार हैं, ये समस्त जो है मनुष्य की स्वार्थ पूर्ति के साधन ही हैं। हॉब्स के मतानुसार मनुष्य जो परोपकार, सहानुभूति, दया, प्रेम आदि से वशीभूत होकर भी कोई कर्म करता है, उसका मुख्य उद्देश्य भी व्यक्ति का स्वयं का हित या कल्याण ही होता है, क्योंकि मनुष्य को ऐसा करने पर आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा उसे सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हॉब्स ने मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर मानवीय स्वभाव की व्याख्या करते हुए मनुष्य के समस्त कर्मों की व्याख्या जो है इस स्वार्थवाद के आधार पर की है। अब प्रश्न ये है कि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद नैतिकता के दृष्टिकोण से तर्कसंगत सिद्धांत है या नहीं। जैसा कि हमने मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के विवेचन में ये स्पष्ट किया कि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के मतानुसार मनुष्य पूर्णतः स्वार्थी और आत्मप्रेमी प्राणी है। वह किसी भी कर्म में अपने स्वार्थ और हित को दृष्टिगत रख के ही प्रवृत्त होता है, अर्थात मनुष्य की प्रत्येक कर्म में तभी प्रवृत्ति होती है जब उसमें कोई उसका व्यक्तिगत हित या कल्याण अंतर्निहित हो। मनुष्य विशुद्ध परोपकार, दया, प्रेम, सेवा भाव आदि से प्रेरित होकर स्वार्थवाद के मतानुसार किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। मनुष्य जो है दूसरों के हितों और कल्याण के लिए भी तभी प्रवृत्त होता है जब उसमें उसका व्यक्तिगत हित या कल्याण निहित हो। किंतु ये मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के द्वारा मानवीय स्वभाव की जो व्याख्या की गई है वह एकांगी है। मनुष्य जो है पूर्णतः स्वार्थी प्राणी नहीं है। ये सत्य है कि मनुष्य अपने हित और कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए कर्म में प्रवृत्त होता है, किंतु मनुष्य के समस्त कर्म सदैव अपने व्यक्तिगत हित और कल्याण को दृष्टिगत रखकर नहीं होते। पारिवारिक, सामाजिक
एवं राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मनुष्य जो है अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करते हुए परिवार, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए न केवल अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करता है, अपितु अपना जीवन का बलिदान करने के लिए भी तत्पर रहता है। हम देखते हैं कि पारिवारिक नामक संस्था में प्रत्येक मनुष्य जो है अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करते हुए इस संस्था को बनाए रखने के लिए सदैव जो है पारस्परिक सहयोग के द्वारा कार्यरत होते हैं। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था में भी कई बार मनुष्य अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करते हुए सामाजिक हितों को अधिक महत्व प्रदान करता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सैनिक अपने प्राणों के बलिदान करके भी राष्ट्र की सुरक्षा करता है। अतः जो मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद जो है मनुष्य को जो पूर्णतः स्वार्थी सिद्ध करता है वह तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि मनुष्य पूर्णतः स्वार्थी प्राणी नहीं है। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद जो है उसके मतानुसार जो मनुष्य के अंदर परोपकार, सहानुभूति, दया, सेवा भाव आदि जो भावनाएं होती हैं वे भी सदैव व्यक्तिगत हित या कल्याण की दृष्टिगत से होती हैं। मनुष्य इनमें भी तभी प्रवृत्त होता है क्योंकि मनुष्य को इससे आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। किंतु मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के इस कथन की बटलर ने आलोचना की है। बटलर के मतानुसार मनुष्य जो है दूसरों के हित और कल्याण से युक्त कर्म में प्रवृत्त जो होता है वह केवल आत्मसंतोष की प्राप्ति के लिए नहीं होता, अपितु वह विशुद्ध परोपकार की भावना से प्रेरित होकर दूसरों के हित या कल्याण के लिए प्रवृत्त हुआ करता है। केवल आत्मसंतोष प्राप्त करना ही मनुष्य का उद्देश्य नहीं होता। मनुष्य जब विशुद्ध परोपकार या त्याग या सहानुभूति या दया, सेवा भाव से प्रेरित होकर दूसरों के हित या कल्याण के लिए प्रवृत्त होता है तो उसका मुख्य उद्देश्य जो है दूसरों का हित और कल्याण करते हुए परोपकारपूर्ण भावना से युक्त होकर कार्य करना होता है, न कि आत्मसंतोष प्राप्त करना। जब वह इस विशुद्ध परोपकार की भावना से युक्त कर्म करता है तो उसे आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। अतः आत्मसंतोष जो है विशुद्ध परोपकार का जो है परिणाम है, उसका कारण नहीं है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद जो है मानवीय स्वभाव की एकांगी व्याख्या करने के कारण नैतिकता के दृष्टिकोण से तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि वह व्यक्तिगत हितों को ही अधिक महत्व देता है, जबकि नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामाजिक हित अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य को अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करते हुए सदैव जो है सामाजिक या अधिक से अधिक हित मनुष्यों के हित के लिए प्रवृत्त रहना चाहिए। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद जो है नैतिकता के दृष्टिकोण से एक तर्कसंगत सिद्धांत नहीं है। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद विषयक हमारे आज के इस व्याख्यान से संबंधित विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद किस प्रकार मानवीय स्वभाव के आधार पर स्वार्थवाद की स्थापना करता है, स्पष्ट कीजिए। क्या मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर नैतिक स्वार्थवाद की स्थापना की जा सकती है या नहीं, अपना तर्कसंगत दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के विषय में हॉब्स के मत को स्पष्ट कीजिए। हॉब्स के मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है, उसे स्पष्ट कीजिए। हॉब्स के मतानुसार प्रत्येक मनुष्य के विरुद्ध जो संघर्ष है उससे क्या अभिप्राय है, उसे स्पष्ट कीजिए। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि नैतिकता के दृष्टिकोण से यह तर्कसंगत सिद्धांत नहीं है। आज के व्याख्यान से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।